जेडीए अप्रूव्ड और नॉन जेडीए प्लॉट्स में क्या डिफरेंस है? जेडीए नॉन जेडीए में बहुत डिफरेंस है तो जी। रेरा रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? आपको रेरा से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा और हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ होम लोन की है, पर इनकम प्रूफ होना बहुत जरूरी है। तो कृष्णा जी ये बताइए कि जयपुर में अपने पास कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट करें ज्यादा अपने को रिटर्न मिलने के चांसेस हैं? तो अभी सबसे ग्रोइंग जो मार्केट है वो दिल्ली रोड पे है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे बड़ी यूनिवर्सिटीज और भी ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं और लैंड भी आपको लिमिटेड है वहाँ। आज के टाइम में अगर कोई रियल एस्टेट में कुछ स्टार्ट करना चाहता है, कुछ इनिशिएट करना चाहता है, तो कैसे कर सकते हैं सर? आप जब भी रियल एस्टेट में आना चाहें तो पहले मार्केट स्टडी करें, पर ये जो रियल एस्टेट गेम है ट्रस्ट का गेम है और ट्रस्ट बिना आप गेम किए आप किसी भी बायर को कुछ भी नहीं दिला सकते। Namaste and welcome everyone. You are listening to the Real Estate Growth Podcast, where we talk about vision, opportunities, and success in India's booming property market. Today's episode is extra special because we have with us a dynamic and passionate real estate professional, Mr. Krishna Seni. With years of experience in real estate consulting, project marketing, and client relationship building, he has helped countless families find their dream homes and investors achieve maximum returns. So let's welcome with a huge round of applause, Mr. Krishna Seni. सो वेलकम कृष्णा जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जयपुर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगी, जैसे कि जेडीए अप्रूव्ड और नॉन जेडीए प्लॉट्स में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कोमल जी, आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए। और जेडीए और नॉन जेडीए जैसे आपने पूछा, तो जेडीए नॉन जेडीए में बहुत डिफरेंस है। जो जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स होते हैं और जो नॉन जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स होते हैं, फर्स्ट जो जेडीए होता है वो लीगली अप्रूव्ड होता है, उस पर लोन फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है। जेडीए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल डेवलपमेंट्स लाइक वहाँ पे पानी की जो फैसिलिटीज़ है, रोड की जो फैसिलिटीज़ है, सीवरेज की जो फैसिलिटीज़ है, और भी जो अदर फैसिलिटीज़ है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जेडीए। और जो नॉन जेडीए होता है वो ना तो लीगल होता है, ना ही उस पर कोई लोन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, और ना ही रोड फैसिलिटी आपकी, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, ऐसी कोई फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल नहीं होती, अवेल नहीं हो पाती है। फिर मैं बात करता हूँ, जैसे आप नॉन जेडीए की बात करो, तो नॉन जेडीए में क्या होता है जनरली कि फ्यूचर में जैसे कोई रोड आ गया, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ गया, तो नॉन जेडीए एक्वायर हो सकता है बाय गवर्नमेंट, और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जेडीए ही लें, नॉन जेडीए ना लें, लोन फैसिलिटी अवेल करें। और जब आप एक घर बनाते हैं तो उसके लिए आपको फैसिलिटीज चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ जेडीए ही अवेल करवा सकता है। तो नॉन जेडीए और जेडीए में यही डिफरेंस है कि लीगली आप सिक्योर हो, फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका घर, हर चीज़ की सेफ्टी जेडीए ही देता है। तो नॉन जेडीए मुझे नहीं लगता कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नॉन जेडीए में जाना भी चाहिए। जी। तो एक जेडीए के साथ साथ अपना एक आता है रेरा। तो रेरा रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? देखिए, रेरा रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है, एक रेरा की गाइडलाइन है, उस रेरा की गाइडलाइन में आप जब 500 स्क्वायर मीटर से कोई भी प्लॉट या कोई भी लैंड या कुछ भी ऐसा रियल एस्टेट का प्रोडक्ट सील करते हैं, तो रेरा की गाइडलाइन में वो आता है, आपको रेरा से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। जब आप फर्स्ट ओनर होते हैं, जितने भी बिल्डर होते हैं, जितने भी कंपनीज़ हैं, वो रेरा से रजिस्टर्ड होती है, प्रोजेक्ट भी आपका रेरा से रजिस्टर्ड होता है। अब मैं रेरास की बात करूँ, तो रेरा में जब कस्टमर बाई करता है कोई भी प्रोडक्ट, तो आप विदाउट रेरा में जाएँगे तो वहाँ पे आपको उसका ओनर कौन है, उसमें जो प्रोमिसेस आपको रोड से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, सीवरेज से रिलेटेड, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका रेरा। तो आपकी जो बाइंग की जो प्रोसेस है उसमें 100% ट्रांसपेरेंसी देता है रेरा। तो रेरा इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके लिए राइट ओनर कौन है, राइट अकाउंट कौन है, और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 100% रेरा की होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जेडीए के बाद होता है रेरा। जब जेडी अप्रूव्ड होता है तो रेरा का रजिस्ट्रेशन भी उस प्रोजेक्ट के लिए वैलिड होता है। तो डेफिनिटली आप रेरा अप्रूव्ड ही कोई चीज़ बाय करें। जेडी अप्रूव्ड के साथ रेरा भी होना चाहिए, इसलिए रेरा ज़रूरी है फॉर ट्रांसपेरेंसी थिंग्स एंड ऑल। अ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी। कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक्स कौन से ज़्यादा बेनिफिशियल है? कौन-सा बैंक अच्छे दर पे अपने को प्रॉपर्टीज़ लोन लोन प्रोवाइड कर सकता है? बिल्कुल। जी, जी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। लोन अवेलेबिलिटी के लिए क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ तो है जेडीए, जो कि अभी आपने पूछा।
जीडी अप्रूव्ड प्लॉट्स पे ही लोन फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। जब जीडी अप्रूव्ड होता है तो मैं समझता हूँ कि किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक जो आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करता है, उस सारे बैंकों से आप अवेल कर सकते हैं लोन फैसिलिटीज। और हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ होम लोन की है। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आपको लोन फैसिलिटीज लेनी चाहिए, अवेल करनी चाहिए फॉर पर्पस ऑफ उस प्रॉपर्टी की लीगल चेक होती है। वो सिर्फ और सिर्फ जो जितना बेहतर बैंक कर पाएगा, आप पर्सनल तौर पे नहीं कर पाएंगे। लोन फैसिलिटीज में आप जो प्रॉपर्टी आज 1 CR की है, उस 1 CR में आप डाउन पेमेंट लेट से 20 लाख रुपीज आप दे रहे हैं, रेस्ट अमाउंट आप लोन करवा सकते हैं, जो कि सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। तो लोन फैसिलिटीज सारे जेडी अप्रूव्ड प्लॉट्स पे अवेलेबल होती है और आप उसको अवेल कीजिए। और आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी देता है आरबीआई की गाइडलाइन में। आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि जब आप लोन लेते हैं, तो आप सेकेंड डे या नेक्स्ट आवर में ही उस लोन को क्लोज भी करवा सकते हैं, उसमें कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। तो सारे नेशनलाइज्ड बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं उसके। जी। ठीक है, बैंक का जाने के बाद हमें प्रॉपर्टी लोन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है? देखिए, होम लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ जो डॉक्यूमेंट में होती है, वो होती है इनकम प्रूफ। जनरली आधार कार्ड, पैन कार्ड सबके पास अवेलेबल है, पर इनकम प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। इनकम प्रूफ में ऐसे कि जब आप कोई भी लोन लेते हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं टू रीपे द लोन। तो सबसे बड़ी चीज़ है इनकम प्रूफ। जो भी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सैलरीड पर्सन है, उनके लिए फॉर्म 16 मैंडेटरी है। जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए आईटीआर मैंडेटरी है। तो जो भी लोन रीपे करेगा, तो वो उसका इनकम प्रूफ चेक करता है, जिसको अपन आईटीआर बोलते हैं, फॉर्म 16 जिसको बोलते हैं। बाकी रेस्ट जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ये बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं। बाकी मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो है आपका इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ का लगभग लेट से आप 1 लाख रुपीज पर मंथ बनाते हैं, कमाते हैं, तो उसका 60-70% आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। लेट से आप 60 और 70,000 की ईएमआई पे कर सकते हो, उसी अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी बैठती है फॉर लोन। तो लोन फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो सर मुझे एक चीज़ जाननी थी आपसे कि एक कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो कैसे पता लगाएँ कि कोई प्रॉपर्टी जेडीए और रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं? देखिए, जेडीए और रेरा अप्रूव्ड का पता लगाने के लिए तो बहुत ईजी है। आप जेडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो भी स्कीम का नेम है, उस स्कीम से आप सर्च कर सकते हो। इनवाइल जो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका रेरा नंबर होता है, जो कि आपके ब्रोशर पे, पैम्पलेट पे डेफिनेटली लिखा होगा या प्रोजेक्ट पे कहीं लिखा होगा। अगर आपका नंबर भी नहीं मेंशन है, तो आप उस प्रोजेक्ट का नेम से आप रेरा की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो जेडीए और रेरा, आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो आप डेफिनेटली गूगल पे जाके गूगल करेंगे तो मिल जाएगी आपको। जेडीए अप्रूव्ड टाउनशिप्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी, रेरा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। तो ये ट्रांसपेरेंट है, कहीं को दिक्कत नहीं, इसमें आप जाके ऑफिशियली चेक कर सकते हैं। और आपको वहाँ पे जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो सोल्ड आउट है, वो भी सब रेरा फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है कि उस पूरी टाउनशिप में कितनी यूनिट्स अवेलेबल हैं, कितनी सोल्ड आउट है। तो वो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है। सर इससे जुड़ी कोई वेबसाइट आप बता पाएँगे? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। जो जेडीए की वेबसाइट है, वो jda.gov.in, जो कि जयपुर की वेबसाइट है, इस पे आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें स्कीम एनालिटीज़ आएगा, उनमें आप फाइंड थ्रू नेम आता है, ओके। उस सेक्शन में जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी टाउनशिप का नाम आप पुट करेंगे, तो वहाँ पे आपको टाउनशिप दिख जाएगी। सेकंड ऑप्शन आता है आपका रेरा से रिलेटेड। तो रेरा की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, रेरा राजस्थान gov.in, तो इस पे भी जाके आप डेफिनेटली प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट्स जो जेडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों वेबसाइट अवेलेबल हैं और गूगल पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आप रेरा लिखेंगे तो डेफिनेटली रेरा की वेबसाइट आ जाएगी, जीडी लिखेंगे तो जीडी की वेबसाइट आ जाएगी। बिल्कुल, इससे हमारे व्यूअर्स बहुत ईज़िली देख पाएँगे कि उनको कैसे सर्च करना अच्छा है। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्री लॉन्चिंग रेट्स आती हैं, प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो क्या उनमें निवेश करना सुरक्षित है? बिल्कुल डेफिनेटली सुरक्षित है। अगर प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए, जीडी अप्रूव्ड होना चाहिए, और डेफिनेटली बड़ी चीज़ है किसी अच्छे बिल्डर या बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहिए। अगर आप जेडीए और रेरा रजिस्टर्ड किसी भी प्रोजेक्ट में आप प्री लॉन्चिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे आपको प्लॉट्स भी मिलते हैं,
प्री लॉन्चिंग प्राइस का बेनिफिट भी मिलता है। तो आप किसी अच्छे बिल्डर से कनेक्ट होते हैं तो प्री लॉन्चिंग में 100% आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है, और उस टाउनशिप की जो मेन यूनिट्स होती हैं, जो प्राइम प्लॉट्स होते हैं, वो भी आपको मिलते हैं। तो डेफिनिटली सबसे बेस्ट जो वे होता है तो वो प्री लॉन्चिंग का ही होता है। प्री लॉन्चिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट कस्टमर्स को मिलता है। तो प्री लॉन्चिंग में जितनी भी ज़्यादा बुकिंग आप करवा सकते हो, जितनी ज़्यादा प्लॉट बुक करवा सकते हो, तो वो बेस्ट रहेगा कि प्री लॉन्चिंग में ही करवाना चाहिए। उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जी। तो सर मेरा एक डाउट है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं कि प्रॉपर्टी तभी लेनी चाहिए जब हमारे पास 100% पैसा हो, या फिर अपने लोन भी करवा सकते हैं? बिल्कुल, आप मिनिमम अमाउंट में भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। जनरली जहाँ भी आप जाएँगे तो आप जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसका लगभग 80 और 90% लोन अवेलेबल हो जाता है। आप वर्किंग हैं, अगर आपके पास इनकम सोर्स है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोन पर ही जाएँ। अगर आपके पास 100% पैसा भी है, तो भी आप लोन पे जाएँ, क्योंकि सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन की है। लेट्स से एक प्लॉट है जो कि आपका 30 लाख रुपीज़ का, मैं आपको सजेस्ट करूँगा 30 लाख रुपीज़ का है। तो 30 लाख रुपीज़ में किसी भी आप बैंक पे जाके अगर लोन के लिए बात करें, तो उसमें 90% आपको लोन अवेल हो जाता है, जो कि लगभग 27 लाख रुपीज़ है। तो आपकी जेब में अगर 3 लाख रुपए, तो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हो। तो बेस्ट है कि आप लोन से ही जाएँ। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप समझिए कि लोन, आप 90% लोन करवा लिया, आपने डाउन पेमेंट दिया जस्ट 10%, तो वो हो गया 3 लाख रुपीज़। कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो वो 3 टू 5 ईयर में डेफ़िनिटली डबल हो जाती है। जयपुर में ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जिनमें वो प्रॉपर्टी डबल हो गई। और जब आप 3 ईयर और 5 ईयर में जो आपकी ईएमआई बनती है, वो लगभग 30 लाख में आपकी 25,000 की ईएमआई बनती है मंथ ऑन मंथ। तो आप जो टोटल पेमेंट देते हैं, लेट्स से 1 ईयर का अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 ईयर के अंदर आप लगभग 3 लाख रुपीज़ का आपका ईएमआई जाता है, और इसी को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ईयर का तो लगभग 10 लाख रुपए आपने ईएमआई दिया, 3 लाख रुपीज़ आपने डाउन पेमेंट दिया, और जो आपने इन्वेस्ट किया 13 लाख रुपीज़, वो 3 ईयर और 5 ईयर में वो डबल भी हो गया। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट डबल होके निकलता है 30 लाख रुपीज़ का 60 लाख रुपीज़। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप जो पैसा गेन करेंगे, वो आपके इन्वेस्टमेंट का 100% गेन कर पाएँगे। तो आप लोन से ही प्रॉपर्टी लें, ये मेरा सजेशन है, बिकॉज़ उसमें लीगल भी चेक हो जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो बैंक वेरीफ़ाई करता है। आप इंडिविजुअल तौर पे वो वेरीफ़ाई नहीं कर पाएँगे। तो बेस्ट रिकमेंडेशन है कि आप लोन पर ही जाएँ, इफ आपके पास 100% पैसा है तो भी। जी। तो कृष्णा जी ये बताइए कि जयपुर में अपने पास कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अपने को रिटर्न मिलने के चांसेस हैं? देखिए, जयपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट तो आप कहीं भी कर सकते हैं। अभी जयपुर बहुत ग्रोइंग स्टेज पे है। मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल के बाद जयपुर का जो अभी टेरिटरी जेडीए ने भी बढ़ाया है, तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बाहर के लोग आ रहे हैं। तो जयपुर में जैसे मेजर जो रोड्स हैं, जैसे एक तो आपका टोंक रोड हो गया, सीकर रोड हो गया, अजमेर रोड हो गया, डिग्गी रोड हो गया, सिरसी रोड हो गया, और आपका दिल्ली रोड हो गया और आगरा रोड हो गया। तो अभी जो मेजर कनेक्टिविटी जिसको अपन देखते हैं, वो एक तो आपका टोंक रोड है, आपका अजमेर रोड है, और आपका दिल्ली रोड। जो अभी सबसे ग्रोइंग जो मार्केट है, वो दिल्ली रोड पे है, बिकॉज़ ऑफ वहाँ पे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और भी ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, और लैंड भी आपको लिमिटेड है वहाँ पे। तो आप टोंक रोड पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका एप्रिसिएशन आने वाले 3 से 5 साल में बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अजमेर रोड पे भी डेफ़िनिटली आप जा सकते हैं, और दिल्ली रोड पे भी आप जा सकते हैं। तो ये 4-5 लोकेशन हैं जिनमें आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नियर बाय रिंग रोड। अगर आपको रेज़िडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लान कर रहे हैं, तो नियर बाय रिंग रोड आप कहीं भी ले लो, तो वो भी आपके लिए वर्थ इट रहेगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, तो जयपुर से 30 से 50 किलोमीटर की रेडियस में आप कहीं भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो जेडी अप्रूव्ड होना चाहिए, रेरा से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और डेफिनिटली किसी बड़े बिल्डर का प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपके डेवलपमेंट्स के भी ध्यान रखे जाएँगे, फैसिलिटीज़ के ध्यान रखे जाएँगे। तो जयपुर में आप आज कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फॉर श्योर आपका 3 टू 5 ईयर में वो इन्वेस्टमेंट डबल 100% हो जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। जी। आज के टाइम में अगर कोई रियल एस्टेट में कुछ स्टार्ट करना चाहता है, कुछ इनिशिएट करना चाहता है, तो कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना आज के टाइम में तो बहुत ईज़ी है। आप जनरली फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आप ये भी नोटिस करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज रियल एस्टेट में वर्क कर रहे हैं,
और रियल स्टेट ऐसा गेम है कि इसमें आपको एक विज़न डेफ़िनिटली रखना पड़ेगा, फॉर वो है लॉन्ग टर्म विज़न। लॉन्ग टर्म विज़न में क्या होता है कि जनरली कुछ लोग आते हैं जो एक इन्फ्लुएंस जो मार्केट चल रहा है कि आओ 100 दिन में 100 करोड़ रुपए का व्यापार करें, या इस तरीके की काफ़ी सारे अभी इन्फ्लुएंस चला रखे हैं ऐसे चीज़ें। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी रियल एस्टेट में आना चाहें तो पहले मार्केट स्टडी करें। आपका प्रोडक्ट क्या है और आपके प्रोडक्ट का बायर कौन-सा है, उसकी एक्चुअल आपको समझ में होनी चाहिए। वहाँ का मास्टर प्लान कैसा है, वहाँ का ज़ोनल मैप कैसा है और किस ग्रुप के साथ आप एसोसिएटेड हैं, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो रियल एस्टेट में करियर बनाने के लिए आप किसी भी, जो आपको लगता है कोई आइडल पर्सन है, जो मार्केट में अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसके साथ एसोसिएट होइए। 3 मंथ टू 6 मंथ आप टाइम दीजिए, क्योंकि आप जहाँ पे भी इनिशियल स्टार्ट करते हैं, वो चाहे आपका बैंकिंग लाइन हो, वो चाहे फाइनेंस लाइन हो, या वो कोई सा भी सेक्टर हो। जैसे मैं बात करूँ डॉक्टर की, तो डॉक्टर लगभग 5 से 8 साल अपने करियर के देता है, तब जाके वो किसी चीज़ में डिग्री अचीव करता है। तो आप यहाँ पे 6 मंथ मिनिमम ये माइंडसेट माइंड मेकअप करके आएँ कि मुझे रियल एस्टेट में काम करना है। किसी अच्छे ग्रुप के साथ आप एसोसिएट होएँ, वहाँ उनके प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग करें। आपके जो भी आपके सीनियर हैं, उनसे कंसल्ट करें, समझें कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका बायर कैसा है, डिमांड कैसी है, जो प्रोडक्ट अपन सेल कर रहे हैं वो लीगल भी है या नहीं है। तो वो आप अचीव कर सकते हो, वो मेजर इश्यू नहीं है। तो कृष्णा जी, ये हो गया है कि जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके, और जो स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए क्या सजेशन है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्ट करके वापस पीछे हट गए हैं, उन्होंने बैक ऑफ कर लिया है बिकॉज वो एक ट्रस्ट गेन नहीं कर पाए या फिर वो अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बना पाए मार्केट में, तो उनके लिए क्या सजेशन है? जी। कोमल जी, क्या है कि बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस चल रहा है, आते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत मोटा पैसा बनाना चाहते हैं। पर ये जो रियल एस्टेट गेम है, ये ट्रस्ट का गेम है, और ट्रस्ट बिना आप गेन किए आप किसी भी बायर को कुछ भी नहीं दिला सकते। सेकंड चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट आपने शोकेस किया और मार्केट में उसका बायर है। आपको उसकी स्पेशलिटी पता होना चाहिए। उसमें अगर आप किसी भी व्यक्ति का कोई इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो वो आने वाले 3 साल में, आने वाले 5 साल में किस लेवल तक जाएगा। अगर आप ही को उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो आप उसको मार्केट में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ है क्रेडिबिलिटी। कैसे? लेट्स से आपने किसी इन्वेस्टर को या किसी यूज़र को आपने कोई घर दिलाया या कोई इन्वेस्टमेंट करवाया। लेट्स से मैं बात करूँ, आपने 6 मंथ वर्क किया, 1 ईयर वर्क किया। अब पता चलता है कि आप मार्केट में कोई और वर्क स्टार्ट करने लग गए। तो उससे क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। कैसे खराब होती है? कि जिस इन्वेस्टर ने आपका फेस देख के उस प्रोडक्ट पे पैसा लगाया और आज आप उसके साथ नहीं हो, या वहाँ की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सर्कुलेट नहीं करते हो, तो आपका मार्केट भी खराब हो जाता है। जैसे जनरली करते ही हैं लोग कि 6 मंथ तो वो फ्लैट्स बेचते हैं, फिर 6 मंथ वो प्लॉट्स बेचते हैं, फिर 6 मंथ वो विला बेचते हैं। तो डेफ़िनिटली आपका कस्टमर, आपका यूज़र देखता है कि इसका मार्केट में ट्रस्ट ही नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि हर 6 मंथ में, और हो सकता है आने वाली 2 साल में, वो अपना सेक्टर भी चेंज कर दे। कोई भी आपका यूज़र या इन्वेस्टर पैसा आपके साथ तब लगाएगा जब आप लॉन्ग टर्म विज़न रखते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं और उस इन्वेस्टर को ट्रस्ट दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम उसके साथ हैं। तो आप एक क्रेडिबिलिटी और एक ट्रस्ट गेन कर पाएँगे। वो विद द टाइम होगा, और ये इट विल टेक टाइम। आप सोचे कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप डेफ़िनिटली इसमें टिके रहें, और रियल एस्टेट मैं कहूँगा सभी जो न्यू बिगिनर्स हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आप रियल एस्टेट तब जॉइन करें, जब आप लॉन्ग टर्म विज़न रखते हैं, फ्यूचर के हिसाब से रखते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से इस सेक्टर में नहीं है। जी, धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात बताई कृष्णा जी ने कि अगर किसी को जो स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी और जो सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं कि हम बैक ऑफ कर लेते हैं, तो उनके लिए इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म विज़न रखो और थोड़ा-सा लंबा चलो। तो ये आपने बता दिया कि हमें थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, और जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या इनकम पॉसिबिलिटीज़ हैं? मतलब वो कितना कमा सकते हैं? तो उस डिसाइड पे कीजिए। थोड़ा-सा इसको हाइलाइट कीजिए इस पॉइंट को। देखिए, जो सिर्फ़ इनकम सोच के इस फ़ील्ड में आते हैं, मैं उनको तो ना ही करूँगा कि वो इस फ़ील्ड में ही ना आएँ। और अगर इनकम पॉसिबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लेट्स से आप अगर अच्छे कंसल्टेंट हैं, अच्छे एक मार्केट को एनालाइज़ करते हैं, तो आप डेफ़िनिटली इतना पैसा बना सकते हैं
कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जितना बना सकते हो, वो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप 1 ईयर में, 2 ईयर में जो आपकी पॉसिबिलिटी है, उतना पैसा आप रियल एस्टेट से बना सकते हो। रियल एस्टेट इंडस्ट्री अगर जनरली में लगभग 800, साढ़े 800, 900 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें अगर 90% लोग कहीं वर्थ रखते हैं, तो वो रियल एस्टेट में ही रखते हैं। कोई भी सबसे बड़ा ट्रांज़ैक्शन होता है, तो वो रियल एस्टेट का ट्रांज़ैक्शन है। और मल्टीपल टाइम है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान, मकान डेफिनेटली हर व्यक्ति को चाहिए। एक घर में अगर 3 बच्चे हैं, तो तीनों को अपने घर चाहिए, तीनों को अपनी गाड़ियाँ चाहिए। तो जब उन बच्चों के घर की बाइंग जब होगी, तो डेफिनेटली है कि वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए में होती है। तो उसका कुछ आपको मिनिमम चार्ज आपको मिलता है और वो एक लाइफ जीने के लिए सफिशिएंट होता है। तो आपका ड्रीम है कि आपको घर बनाना है, आपको कुछ और अचीव करना है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा इनकम यहाँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री से कर सकते हैं। और मेक श्योर करें, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें विद द ट्रस्ट, विद द क्रेडिबिलिटी ही आप अच्छा पैसा बना सकते हो। शॉर्ट टर्म में आप अच्छा पैसा नहीं बना सकते, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। कृष्णा जी, मैंने ऐसा सुना है कि बाहर के जो लोग हैं, जैसे आउट ऑफ इंडिया एनआरआई जो हैं और बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो काफ़ी जयपुर में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन दिनों। तो उनकी वजह से अपना जो रियल एस्टेट मार्केट है, वो कितना चेंज हो रहा है, कितना बदल रहा है? देखो, मेजर जो चीज़ें हैं वो बाहर के मार्केट से डिस्ट्रैक्ट होती है। जो जयपुर का जो मार्केट है उसमें अभी के टाइम पे जो देखा जा रहा है उसमें 70 और 60% लोग वो हैं जो बाहर से हैं। कुछ लोग हैं जो राजस्थान बेस्ड हैं और बाहर रहते हैं, लेट्स से बॉम्बे रहते हैं, बैंगलोर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं। वो लोग भी खूब दबा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, दुबई रहते हैं, आपका यूएसए रहते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, तो वो सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जयपुर के इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो जयपुर का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा है कि आज दिल्ली गुड़गांव में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिनिमम 1 CR 2 CR आपको चाहिए। पर जयपुर में आज 1 CR 2 CR लगा के आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो भी लैंड में। आप लैंड पार्सल अगर बॉम्बे की बात करें तो ये 1 CR में आप ले ही नहीं सकते। लैंड पार्सल की मैं बात करूँ बैंगलोर की, पुणे की, आपकी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की बात करें, तो इतने मिनिमम अमाउंट में आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। पर आप जयपुर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाहर का जो भी इन्वेस्टर है, जो चाहे वो एनआरआई हो, वो चाहे राजस्थान के रहने वाले हो, जो आउट किसी अदर स्टेट में रहते हैं, तो वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जयपुर में। और आप आज जयपुर में ईज़ ऑफ बिज़नेस, ईज़ ऑफ डूइंग खा खूब सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज प्लान हो रही हैं। आज जयपुर का जो इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, वो भी बहुत बढ़िया है। बिज़नेसेस बहुत बढ़िया हैं, और आईटी सेक्टर्स जैसे आपका महिंद्रा सेज हो गया, आपका टोंक रोड के ऊपर ग्रोथ सिटी जो बन रहा है, तो आने वाले टाइम में सब लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि जयपुर का जो मार्केट है वो बहुत बुलिश है, और जयपुर का मार्केट आपको आने वाले टाइम में काइंड ऑफ दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे जैसा दिखेगा। तो बाहर का इन्वेस्टर बहुत आ रहा है जयपुर में, और बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो खरीदार हैं अपने जयपुर में और जो बाहर के भी हैं और जो एजेंट्स हैं, उन दोनों को क्या चुनौतियाँ आती हैं मतलब रियल एस्टेट मार्केट में? कुछ बताना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जो इन्वेस्टर है उसके लिए सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी और चुनौती वाली बात ये है कि जैसे वो जो प्रॉपर्टी फाइंड आउट करता है मार्केट में, तो वो कई बार क्या होता है, एजेंट उसको एक प्रॉपर्टी विजिट करवाता है, वो उसके अकॉर्डिंग वो मैच नहीं करती, तो वो क्या करता है, उसको कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी दिखा देता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कंपनी से ही आप लो, किसी बड़े बड़े बिल्डर से आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करो। और एजेंट के लिए ये है कि वो किसी स्पेसिफिक चीज़ पे ही वर्किंग करे। वो मल्टीपल चीज़ें जब आप किसी क्लाइंट को आप बताएँगे, किसी का बजट 30 लाख का है और कोई प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ की दिखा रहे हैं, तो वहाँ फिज़िबिलिटी नहीं बैठती। तो वो फिर एक जो एजेंट होता है वो भी घूमता रहता है, उसका भी रिज़ल्ट नहीं मिलता, और जो एक कस्टमर उसको भी राइट प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो जब एजेंट किसी भी प्रॉपर्टी बायर से अगर आप अच्छे से बात करेंगे, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो उसकी नीड्स को मैच कराए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि जो एजेंट्स हैं, जो एसोसिएट्स हैं, वो इस चीज़ को अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, ये कि यूज़र की नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, तो दोनों के लिए बेटर होगा। तो वो एक प्लस फैक्टर है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे एजेंट्स क्या करते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई एजेंट होता है, तो एजेंट क्या करता है कि इमोशनल होता है। वो इमोशनल कैसे, जैसे किसी ने कोई बताया कि मेरा 30 लाख रुपीज़ का बजट है,
और वो जाके उसको 30 लाख रुपीज़ की प्रॉपर्टी विज़िट करवा देता है। और वो उससे पूछता नहीं है कि वो लोन पे है, विदाउट लोन पे है, उसके पेमेंट प्लान्स क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती। तो एक बेटर अगर सजेशन दिया जाए एक यूज़र को, एक इन्वेस्टर को, तो दोनों का अच्छा एक रिज़ल्ट निकल के आता है। एट द एंड मैं आपसे कुछ 2-4 सवाल और रह गए हैं मेरे, तो मैं वो पूछना चाहती हूँ कि अब कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको क्या उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए? उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए कुछ चीज़ों का? तो वो आप बताइए। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो जो बेटर इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लैंड में ही इन्वेस्टमेंट करें, प्लॉट में ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आपको चाहिए, वो फिर आपकी नीड की रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करती है कि आपको लैंड में इन्वेस्टमेंट करना है, प्लॉट में करना है, फ्लैट में करना है, तो आपका जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा वो प्लॉट ही रहेगा। सेकंड चीज़ है कि वो लीगली अप्रूव्ड होना चाहिए। थर्ड चीज़ है कि इफ़ आप लोन भी अवेल करना चाहते हो तो लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। फिर आता है डेवलपमेंट। जनरली आप प्लॉट तो कहीं भी ले लेंगे, पर वहाँ का आसपास का जो डेवलपमेंट है, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वहाँ के एप्रिसिएशन को लेकर। तो वहाँ पे आपको अगर आप बड़े बिल्डर किसी भी बड़े बिल्डर से लेते हैं, तो आपको ये सारी अदर फैसिलिटी चाहे रोड हो, पानी हो, सीवरेज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारी चीज़ें आपको एक बड़ा बिल्डर प्रोवाइड करवाता है। तो मेक श्योर कि आप किसी अच्छे बिल्डर से ही लें और जीडी अप्रूव्ड लें और रेरा से रजिस्टर्ड लें, तो वो स्पेशल आपको ध्यान रखना चाहिए। कृष्णा जी, हम आपको काफ़ी टाइम से देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपके काम करने का मोटिवेशन क्या है? देखो रियल एस्टेट में हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये है कि किसी को घर दिलाना। लोगों का पूरे जीवन का सपना होता है कि किसी किसी का अपना घर होना चाहिए। तो अगर आप किसी को घर दिला दो तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वहीं से आता है। फिर दूसरी चीज़ है कि जनरली आप किसी का इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। पर एक हमारा रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि वो कभी भी डाउन नहीं जाता। हम हो सकता है कि किसी यूज़र को, इन्वेस्टर को कोई प्रोडक्ट दे दें, ज़बरदस्ती दे दें, पर वो यूज़र और वो इन्वेस्टर हमारे पास आता है और हमें ये कहता है कि यार मज़ा आ गया कृष्णा जी और अब आपके साथ वो कनेक्ट करेगा और आने वाले टाइम में जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो डेफ़िनिटली आपके साथ करेगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, जैसे हर घर में एक पंडित होता है, जब भी कोई शादी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, उस पंडित जी को बुलाया जाता है। रियल एस्टेट भी वैसा ही है। रियल एस्टेट कैसा है कि अगर आप किसी भी एसोसिएट सेल्स पर्सन से कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं और आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है, तो वो ना खुद वो आने वाले टाइम में जो भी उसके रिलेटिव्स होते हैं, जनरेशन होती है, उन सबको उसका नाम वो रिकमेंड करता है कि आप उन्हीं से प्रॉपर्टी लें। मेक श्योर कि अच्छा एसोसिएट होना चाहिए, वो आपका ध्यान रखना चाहिए। अगर यूज़र आपको खरीदते टाइम साथ दे रहा है, तो डेफ़िनिटली है कि सेल के टाइम भी वो साथ रहे, तो एक बेनिफिट निकलेगा बस। जो नए लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं और जो थोड़ा-सा जिनको टाइम हो गया है, उनके लिए उनको कभी-कभी रिजेक्शन मिलता है या फिर कभी-कभी डील्स नहीं फाइनल हो पाती, तो उनको कैसे मोटिवेट होना चाहिए खुद से? तो वो थोड़ा-सा बताइए। देखिए, ये जो बिज़नेस है, ये मोटिवेशन का बिज़नेस नहीं है, ओके। ये कंसिस्टेंसी का बिज़नेस है। जब आप मल्टीपल लोगों से मिलते हो, तो आपको डिफरेंट-डिफरेंट लोग मिलते हैं और जब आप डिफरेंट-डिफरेंट लोगों से मिलते हो, तो आप ये माइंडसेट रखिए कि आपको भी उनसे बहुत कुछ सीखना है। जब आप किसी को विज़िट कराते हैं, जब आपका रिज़ल्ट नहीं आता है, तो आपका फ़ोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रॉपर्टी सेल करनी है, मैं जब सेल करूँगा तभी मैं इनसे कनेक्ट करूँगा। जब भी आप कस्टमर से बात करते हो तो डायरेक्ट पहला सवाल आपका ये होता है कि सर ये प्रॉपर्टी में क्या रहा? ले रहे हो, नहीं ले रहे? तो वो कस्टमर भी उसी अकॉर्डिंग आपसे बातें करता है। तो बेटर है कि आप उससे रिलेशन बिल्ड करें। आज ये प्रोजेक्ट नहीं या इस प्रोजेक्ट में आप प्रॉपर्टी उनको नहीं दिला पाते, तो मेक श्योर करें कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आएँगे, तो उनमें आप उनको दिलाएँ। पर रिलेशन बिल्डिंग बिल्डिंग का जो सबसे बड़ा काम है, वो मेन काम है रिलेशन बिल्डिंग। इस इंडस्ट्री के अंदर जिसका जितना बड़ा रिलेशन होता है, नेटवर्क होता है, वो ही आगे जाके एक अच्छा अचीवमेंट ले पाता है। तो मोटिवेशन तो कुछ होता ही नहीं है, कंसिस्टेंसी में अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है, 3 मंथ्स करता है, 6 मंथ करता है, तो वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रो करता है, इस बिज़नेस के अंदर। थैंक यू सो मच सर, आप इस पॉडकास्ट पे आए और हमें इतनी सारी चीज़ें बताई और मतलब मैं मेरे लिए भी ये चीज़ें अप्लाई करूँगी, अपने व्यूअर्स को भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो एक बार कृष्णा जी से कंसल्ट कीजिए और इन्होंने जो बातें बताई हैं वो एक बार ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच, आप इतना अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए।
थैंक यू सो मच कोमल जी। और ये पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको रियल एस्टेट से रिलेटेड न्यू बिगनर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आने वाले टाइम में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री जितना ग्रो कर रही है, तो सबको ये पॉडकास्ट से कुछ हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच जी।